वेलकम टू जेकेपी क्लासेस। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के लॉ के तीसरे पार्ट को हम लोग आज करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट को हम लोग आज कर रहे हैं। पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं इसका, और आज हम करेंगे द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। क्या है इस लॉ में, क्या क्या कंडीशन है, किस पे अप्लाई होता है, इस पे सब बात करेंगे हम लोग आज के पूरे सेशन में। सबसे पहले कि ये एक्ट है क्या, ये एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, वो क्या है कि ऑफिस में काम करने का रूल एंड रेगुलेशन है। मतलब कहीं पे भी हम काम करते हैं या हम अगर सोसाइटी में भी रहते हैं तो ज़रूरत होती है हमें एक नियम की, एक कानून की, जिसके हिसाब से हम लोग काम कर सकें, जिसके हिसाब से हम लोग रह सकें। वैसे ही जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस सोसाइटी में हम काम करते हैं, जिस संस्था में हम काम करते हैं, उस संस्था में ज़रूरत होती है कुछ नियम कानून की, जिस नियम के हिसाब से चाहे एम्प्लॉयर आपसे काम कराए या फिर एम्प्लॉय उस पे काम करे। तो इस सारे लॉ जो होते हैं, सारे नियम होते हैं, वो आपके इस एक्ट में बताने होते हैं आपको। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो डिफाइन करे, फॉर्मली डिफाइन करे सारी कंडीशन को, सारे रूल को, जो वो अपनी संस्था में, जो अपनी ऑफिस में वो अपनी एम्प्लॉय से फॉलो कराना चाहता है। जैसे कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वो किस बेस पे अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता है या किस बेस पे अपने एम्प्लॉय को निकालता है या फाइन लगाता है या कुछ भी करता है, ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशन पहले से ही एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या मतलब है इसका, स्टैंडिंग ऑर्डर का अर्थ क्या है। जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आपका रूल ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब कि उस संस्था में किस तरह से हमें काम करना है, कैसे वहाँ पे हमको रहना है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो करने पे हमें पनिशमेंट मिल सकता है, हमारे ऊपर फाइन लग सकता है या फिर हम अपने जॉब से टर्मिनेट हो सकते हैं। तो इसको कुछ कैटेगरी में बाँटा गया है। सबसे पहले उस स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या-क्या चीज़ होना चाहिए। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, मतलब कि एम्प्लॉयी का क्लासिफिकेशन कि वो टेम्पररी है, कैजुअल है या स्किल्ड है, पार्ट टाइम है, क्या उसकी कैटेगरी है एम्प्लॉय की, ये डिफाइन करना होता है, ये क्लासिफाई करना होता है। जैसे कि अब आपका जो पार्ट टाइम वाले जो वर्कर हैं, उनको एफटीई, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, जो किसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होते हैं, किसी एक स्पेशल टर्म के लिए जिसको एम्प्लॉय किया जाता है, वो आपके फिक्स टर्म एम्प्लॉय कहलाते हैं। ये आपका नया इस साल से लागू हुआ है। इसके पहले जो आपका 19 जो हमारा कानून है उसके हिसाब से सबसे पहले आप क्लासिफाई करते हो कि आपका वर्कर, जो आपके यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉई है, वो किस तरह का है। दूसरा, मैनर ऑफ इंटीमेटिंग वर्किंग आवर्स, शिफ्ट चेंज, ट्रांसफर सेक्टर टू वर्कमैन। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप वर्कमैन को बताएंगे, आप अपने कानून में ये दिखाएंगे कि कितने घंटे उनको काम करना है, उनका शिफ्ट कैसे चेंज होता है, क्या रेगुलेशन फॉलो होता है, क्या रूल फॉलो होता है, उनका रोस्टर होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको अपने रूल बुक में बतानी होती है। ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी कई जगहों पे ब्रांच है, कई शहरों में ब्रांच है, और कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो अपने लोकल में उस कंपनी को ज्वाइन करता है ताकि वो लोकल अपने घर के पास रह सके। बट कंपनी बाद में बोलती कि नहीं, तुमको दूसरे शहर जाना पड़ेगा, इसी कंपनी दूसरे ब्रांच में। तो वो पहले से डिफाइन होना चाहिए एम्प्लॉय को कि ट्रांसफ़र होना है तो किस कंडीशन पे होना है, कहाँ होना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, हॉलिडे। 2 तरह के हॉलिडे। पहला, जिस दिन या जब भी वो काम करता है उसकी छुट्टी कैसे होती है, कितने बजे हो सकती है, कि 9 टू 5 का जॉब है आपका कि 10 टू 6 का जॉब है, नाइट शिफ्ट में क्या उसकी टाइमिंग होगी, कब उसकी छुट्टी होगी। दूसरा, कि साल में उसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कैसे हॉलिडे मिलेगा, कितना हॉलिडे उसको मिलेगी, कितनी पेड लीव है, कितनी कैजुअल है, कितनी मेडिकल लीव है, सारी चीज़ वो डिफाइन करनी चाहिए। चौथा है आपका अटेंडेंस एंड लेट कमिंग रूल। उनका अटेंडेंस कैसे रहना है और लेट आने वाले
के साथ क्या पनिशमेंट की बात की है, या फिर मंथ में कितने लेट को इग्नोर किया जाएगा, 1 लेट, 2 लेट या 3 लेट, कितने को इग्नोर किया जाएगा। लीव रूल जैसे हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से लीव उनके डिफाइन होने चाहिए, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, पेड लीव। छठा हमारा है जो उस रूल बुक में होना चाहिए कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉय को किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आप टर्मिनेट कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो या फिर उसको डिसमिस कर सकते हो। कौन कौन से कंडीशन हो या कौन कौन से ऐसे कंडक्ट हैं जिसको आप मिसकंडक्ट काउंट कर रहे हो। रिटायरमेंट एज, ये क्या है, रिटायरमेंट एज में अलग अलग फैक्ट्री में या अलग अलग इंडस्ट्री में रिटायरमेंट एज अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो वहाँ पे आप किसी एम्प्लॉय से ज़्यादा एज तक काम नहीं करा सकते हो, 60 साल की एज तक काम कराओगे दिक्कत हो सकती है। तो वो एज डिफाइन होनी चाहिए। कोई अगर ऐसा है जो हजार्डियस है तो वहाँ पे भी एक एज लिमिट डिफाइन होनी चाहिए कि कब वो रिटायर उनको कर दिया जाएगा वहाँ से। क्या क्या उनको पनिशमेंट होगा अगर वो कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई और कंडीशन जो आप अलग से बताना चाहते हो, कंपनी अलग से बताना चाहती हो, तो वो रूल बुक में अपने बता सकती है। किन किन संस्थान पे या किस किस कंपनी पे ये अप्लाई होता है, क्या कंडीशन है इसकी, तो वो हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं वहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन आएंगे, सारी फैक्ट्री आएंगी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आएंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे कहीं काम हो रहा है वहाँ का, माइंस आएंगे, प्लांटेशन आएंगे, वर्कशॉप आएंगे, बिल्डिंग एक्टिविटी, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें इस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग काम करेंगे, वहाँ पे ये आपका रूल, ये एक्ट फॉलो कराया जाएगा, ये कंपल्सरी रहेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर को कैसे अप्रूव कराते हैं, क्या तरीका, क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाते हैं। सबसे पहला ऑर्डर कि सबसे पहला कंडीशन होता है कि वो उसको बनाएं। बनाने के बाद वो लेबर कमिश्नर को या फिर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर हैं उनको 5 कॉपी इसकी, 5 कॉपी वो भेजें उनको। उसके बाद जो आपका लेबर कमिश्नर होंगे या सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे वो वर्कमैन से मिलेंगे, जो आपके संस्था में काम कर रहे हैं, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं उनसे मिलेंगे और सारी जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो जो रूल हैं वो उनसे डिस्कस करेंगे, उन्हें बताएंगे और उनके ऑब्जेक्शन को सुनेंगे कि किसी एम्प्लॉय के राइट का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, किसी का राइट तो नहीं उससे अफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो सुनेंगे और सुनने के बाद जब वो कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं उठती है तो वो उसको सर्टिफाई कर देंगे। जब तक कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो एम्प्लॉयर तैयार किया हुआ है वो प्रिपेयर नहीं होता है तब तक जो गवर्नमेंट का मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वही फॉलो होता है। जब ये बन जाता है इसको फॉलो करा लेते हैं। कैसे ये फॉलो होता है, कहाँ पे रहता है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को जो होता है वो मेन गेट पे, जो आपका फैक्ट्री है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके बाहर मेन गेट पे जहाँ से वो सबके लिए विजिबल हो, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में क्लियर रूप से नोटिस बोर्ड पे इसको लगा होना चाहिए ताकि वो सब लोग इसको पढ़ सकें। वंस द स्टैंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाइड दे सुपरसीड एनी टर्म, अगर एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया है तो वो अपने जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है उसमें उस कंडीशन को वो लागू करा सकते हैं, उस कंडीशन को उसमें लिखवा सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे आपको काम करना है और ये ना करने पे आपके ऊपर जो भी होगा चार्जेस वो लग सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन, सबसे बड़ी चीज़, स्टैंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब तक कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं हो जाएंगी। अगर पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर जो होता था वो बिना किसी वजह से या बहुत छोटी सी वजह से एम्प्लॉय को अपने यहाँ से फायर कर निकाल देता था, उसके ऊपर एक्शन ले लेता था। ऐसे कोई गलतियाँ ना हो, किसी एक के साथ गलत ना हो, इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन डिफाइन किया गया स्टैंडिंग ऑर्डर में।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इज द केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे अच्छा जो यूज हुआ वो स्टैंडिंग ऑर्डर का वो यूज हुआ आपका डिसिप्लिनरी एक्शन में। A workman can be only punished only if the act committed by him in misconduct as defined under the standing order। कह रहा है कि अगर किसी वर्कमैन पे को पनिश तभी आप कर सकते हो जब तक कि जो उसके द्वारा की गई गलती है या जो भी वो मिसकंडक्ट कर रहा है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में डिफाइन हो, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया गया ये करने पे उसके ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज लगेगा। अगर वो करता है वर्कमैन तो आप उसे पनिश कर सकते हो। जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है जो गवर्नमेंट बना के देती है उसमें आपके कुछ मिसकंडक्ट के लिए डिफाइन किया गया, बताया गया वो कौन कौन से हैं। पहला है इनसबऑर्डिनेशन, मतलब विद्रोह कर देना। आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी के खिलाफ मैनेजमेंट के खिलाफ ही विद्रोह कर दिए हो, लोगों को भड़का रहे हो, अपने एम्प्लॉय को कलीग को भड़का रहे हो आप कंपनी के खिलाफ। ये है डिसोबीडियंस, आपको काम दिया जा रहा है आप काम नहीं कर रहे हो, टाल रहे हो, नानुकुर कर रहे हो, इस कंडीशन में ये मिसकंडक्ट में काउंट हुआ। आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, डिसऑनेस्ट हो कंपनी के लिए या फिर अपने काम के प्रति। डैमेज टू एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप वहाँ की प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो, आप पंखे तोड़ दे रहे हो, आप वहाँ के डेस्क तोड़ दे रहे हो, बेंच तोड़ कुर्सियाँ तोड़ दे रहे हो, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज लग सकता है। टेकिंग ब्राइब, अगर आप घूस लेते हो, अगर आप कुछ ऐसे पद पे हो जिस पे आप घूस लेते हो तो ये आपका मिसकंडक्ट आएगा। हैबिचुअल अब्सेंस, ऐसे कर्मचारी ऐसे एम्प्लॉय जो जानबूझ के या फिर अपनी आदत के हिसाब से वो अब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, मंडे को अब्सेंट हो जाते हैं या किसी दिन भी वो उनकी आदत बन गई अब्सेंट होने का, तो आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, ऐसे बहुत एम्प्लॉय देखे गए हैं जो डेली लेट हो जाते हैं और लेट भी 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं, बट वो लेट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे भी आप एक्शन ले सकते हो। हैबिचुअल निगलेक्ट ऑफ वर्क, अगर काम को जानबूझ के आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप किसी कानून को तोड़ रहे हो, ये सारे मिसकंडक्ट में आते हैं। द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में कवर अदर एक्ट एज मिसकंडक्ट इफ अप्रूव्ड बाय सर्टिफाइड ऑफिसर। अगर सर्टिफाइड ऑफिसर अप्रूव कर देता है तो एम्प्लॉयर जो होता है किसी और एक्शन को भी मिसकंडक्ट में काउंट करा सकता है। सबसिस्टेंस अलाउंस, ये क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई चार्ज लग गया है, इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है और उसको अपने काम से सस्पेंड कर दिया गया कुछ दिन के लिए, इस कंडीशन में उसे एक निर्वाह भत्ता या उसे एक अमाउंट दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। क्या होता है इसमें? पहली चीज, स्टार्टिंग के 90 डेज, सस्पेंड करने के स्टार्टिंग के 90 डेज में उसको एम्प्लॉय को उसकी वेजेज का 50% पेड किया जाता है फर्स्ट 90 डेज के लिए, और उसके बाद 75% ऑफ द रिमेनिंग पीरियड, उसके बाद के टाइम के जब तक कि उसके ऊपर जो चार्जेज हैं वो साबित नहीं होते हैं, प्रूव नहीं होते हैं, तब तक ये उसको निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अगर उसके पहले उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो प्रूव हो जाता है तो उस कंडीशन में ये निर्वाह भत्ता देना बंद हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंडीशन को लेके, स्टैंडिंग ऑर्डर को लेके। पहला है कि इट वाज हेल्ड दैट राइट टू गेट द सब्सटेंस अलाउंस during the period of suspension is an unconditional right and it cannot be affected by requiring the suspended workman to mark his attendance to get substance allowance। क्या कह रहा है इसमें? इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई वर्कमैन है, कोई एम्प्लॉई है जिसके ऊपर चार्जेस लग गया है सस्पेंशन का, तो ये आपका एक अनकंडीशनल राइट है, मतलब उससे जाके अपना अटेंडेंस नहीं लगाना पड़ेगा कि उसको सब्सटेंस अलाउंस मिल ही रहा है तो डेली जाकर अटेंडेंस लगाए, नहीं, वो सस्पेंड है तो उसको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, उसका जो सब्सटेंस अलाउंस है उसको मिलता रहेगा। वर्कमैन जो है वो मॉडिफाई कर सकता है स्टैंडिंग ऑर्डर में, कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम करा सकता है, एक रिक्वेस्ट करके अप्लाई करके। मान लीजिए कंपनी में कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा नियम है जो समय के साथ फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, तो वर्कमैन जो होगा वो अपने जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होते हैं उनसे कंप्लेन करके, उनसे बोल के, उनसे अप्लाई करके अपने जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें चेंजेस करा सकता है।
जहाँ पे कोई भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वो फॉलो कराया जाता है। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्टैच्यूटरी होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म के लिए नहीं होता है। मतलब इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं। ये आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट था। धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियल लॉ के और भी लॉ जो हैं वो करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।